नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर आए हैं आपके लिए ताजा तरीन बुलेटिन, ताजा खबरों के साथ। सबसे पहले देखिए इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन कर्नाटक, बंगलुरु में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, ग्रीन फ्यूल को बूस्ट देने के लिए इंडिया एनर्जी वीक का किया उद्घाटन। 20% इथेनॉल वाले पेट्रोल की बिक्री भी की शुरू। ऑनलाइन गेमिंग पर लग सकता है 28% जीएसटी, हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीबीआईसी चेयरमैन विवेक जौहरी। छोटे ई कॉमर्स कारोबारियों को जल्द मिलेगी अनिवार्य जीएसटी रजिस्ट्रेशन से राहत। सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। अदानी मामले पर राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। सदन में होनी चाहिए चर्चा। विपक्ष के हंगामे से आज भी संसद रही ठप। देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। जातियों के मुद्दे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, भगवान के लिए कोई जाति और वर्ण नहीं, शास्त्रों के नाम पर कुछ विद्वानों ने फैलाया झूठ। 24 में भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटें यहां पाएगी और बेहतर परिणाम देगी। 2024 में 2014 से भी ज्यादा सीटें देगा उत्तर प्रदेश। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले योगी आदित्यनाथ, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी करेगी बढ़िया प्रदर्शन। और आरबीआई एमपीसी बैठक के पहले दिन बाजार में आज रहा दबाव। सेंसेक्स निफ्टी आधा % गिरकर हुए बंद। आज मेटल, एनर्जी, आईटी शेयरों में रही बिकवाली। इसके अलावा 7.8 तीव्रता वाले भूकंप से दहला तुर्की और सीरिया समेत 9 देशों में अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख, मदद का दिया भरोसा। और खबरें देखते हैं विस्तार के साथ। कर्नाटक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्य को बड़ी सौगातें दी। आज बंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत की और इसमें ही इथेनॉल मिक्स पेट्रोल E20 पेट्रोल की बिक्री की शुरुआत हो गई। साथ ही इंडियन ऑयल के ट्विन कुकटॉप मॉडल का भी उन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की शुरुआत तुमकुरू में की। इस दौरान कर्नाटक के लिए भी कई बड़े ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने बजट की भी काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए आज हर वो काम कर रही है जिसके लिए पहले की सरकारों में उनको बहुत परेशानी होती थी। साथ ही एचएएल को लेकर विपक्ष और पहले की सरकारों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। एनर्जी सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के लिए भारत नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। आज ग्लोबल ऑयल डिमांड में भारत की हिस्सेदारी 5% के आसपास है, लेकिन इसके 11% तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की गैस डिमांड तो 500% तक बढ़ने का अनुमान है। हमारा विस्तार ले रहा एनर्जी सेक्टर भारत में इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन के नए अवसर बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक वासियों को करोड़ों की सौगात भी दी। कर्नाटक के तुमकुरू में आज प्रधानमंत्री ने देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 615 एकड़ में फैली ये फैक्ट्री वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करेगी। ये फैक्ट्री हर साल लगभग 30 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी, जिससे चरणबद्ध तरीके से 60 से 90 तक बढ़ाया जा सकता है। हेली रनवे, फ्लाइट हैंगर जैसी सुविधाओं से लैस ये फैक्ट्री रोजगार को भी बढ़ावा देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस फैक्ट्री को स्थापित करना आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम है। एचएएल की इस पहल से देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी। इस दौरान उन्होंने पहले की सरकारों को भी घेरा। यही एचएएल है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही एचएएल है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया।
के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। आज एचएएल की ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, एचएएल की बढ़ती ताकत ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। हकीकत खुद बोल रही है। इंडिया एनर्जी वीक में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि भारत तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए दुनिया में सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन है। Amazing meeting with the Prime Minister, who addressed and the world leader, whether Exxon, Shell, Total, OPEC chairman, anybody you talk about, I never seen presence like this with the Prime Minister about the energy security, renewable, alternative fuel. I have no doubt that India is a place where this is the most attractive place for exploration and production of oil and gas in India. I wish everybody and the oil and gas ministry who work relentlessly, work very hard to come to this position where attraction is tremendous. चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। जीएसटी काउंसिल में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लग सकता है, ये कहना है सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी का। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के फुल वैल्यू पर जीएसटी लगनी चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन कारोबार में अनिवार्य जीएसटी रजिस्ट्रेशन से राहत दी जा सकती है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। सर, सबसे बड़ी राहत ये थी कि जो उम्मीद की जा रही थी कि ऑनलाइन कारोबार के लिए जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो मैंडेटरी था उससे राहत मिल गई है। इस बार बजट में आप लोगों ने अमेंडमेंट को लेके आ गए हैं सर, उससे क्या फायदा होगा और इसका आगे का रोड मैप क्या होगा? कब तक हम मान सकते हैं कि ये एप्लीकेबल हो जाएगा सर? छोटे व्यापारियों को अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से यदि कोई गुड्स का व्यय करना है तो उनको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। यह मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी राहत है और इससे जो छोटे व्यापारी हैं जो गुड्स खास करके जो गुड्स का कारोबार करते हैं उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़े क्लाइंटेल तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। यह निर्णय इसका हमने क्रियान्वयन करने के लिए फाइनेंस बिल 2023 में लीगल प्रोविजन को शामिल किया है और क्योंकि एसजीएसटी एक्ट में भी इस संशोधन की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने राज्य सरकारों से भी निवेदन किया है कि वह भी जब उनका बजट सत्र हो तो इसको कार्यान्वित करने के लिए लीगल अमेंडमेंट मूव करें। तो मेरी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये लॉ जो है वो इनैक्ट हो जाएगा और व्यापारी इसका लाभ ले सकेंगे। दूसरा जो सर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर जो छोटे कारोबारी परेशान रहते थे कि उनके सेलर ने भरा नहीं भरा, उसको लेकर जो राहत की गई उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि छोटे कारोबारी इससे कितना राहत उनको मिलेगी? किसी भी व्यापारी को यदि इस बात का डाउट है कि उसके सप्लायर ने टैक्स नहीं पे करा तो वो अगले साल के सितंबर के महीने तक क्रेडिट रिवर्स कर सकता है और ये आवश्यक नहीं है कि वो उसी महीने क्रेडिट रिवर्स करे। तो इसके चलते एक तो हमें लगता है कि ऐसे केसेस बहुत कम होंगे क्योंकि अब जो अवधि मिलेगी सप्लायर्स को टैक्स पे करने की वो भी और लंबी की गई है और रिवर्स करने की प्रक्रिया में भी उनको सरलता मिलेगी छोटे व्यापारियों को क्योंकि उनको और लंबा अरसा मिल गया। सर, कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन आप लोगों ने इस बार बजट में बहुत सारा किया है,
कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो चुका था ये कस्टम ड्यूटी का, और इसको धीरे धीरे आसान बनाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, और आगे किन सेक्टर्स पे आप लोगों का फोकस रहेगा कि वहां पर कस्टम ड्यूटी को रेशनलाइज किया जाए? तो इस बजट में हमने उसको सेक्टोरली ना एनालाइज करके हमने पूरे ढांचे का, जो दरों का ढांचा है उसका हमने उसकी समीक्षा करी और यह पाया कि हम इसमें 7-8 रेट्स की कटौती कर सकते हैं और इसीलिए 21 से घटाकर 13 रेट्स इस बार हुए हैं। ये कार्य आगे चलेगा क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि और सरलीकरण की ज़रूरत भी है और गुंजाइश भी है, तो इस पर हम आगे कार्य करेंगे, लेकिन इसको हम सेक्टर के माध्यम से देखें ऐसा ज़रूरी नहीं। सर, आपने कहा कि बहुत सारी जीएसटी काउंसिल के फैसलों को इस बार बजट में शामिल किया गया है। अब एक जीएसटी काउंसिल आगे भी 18 फरवरी को होने वाला है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। इसमें सर जो काफ़ी समय से एक लंबित मुद्दा था ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, उसमें जीओएम बना था, कई सारे लोगों ने उस पर अपने विचार दिए लेकिन सहमति नहीं बन पाई। ये बहुत ही मुद्दा उलझ गया है सर। अकॉर्डिंग टू सर सीबीआईसी, आपके हिसाब से इसका क्या समाधान हो सकता है? ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्या समाधान हो सकता है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? देखिए, समाधान तो परिषद इस पर चर्चा कर मुझे पूरा विश्वास है निकालेगी, परंतु सीबीआईसी का स्टैंड अभी तक ये रहा है। आपको ज्ञात होगा कि कुछ केसेस सीबीआईसी ने इन्वेस्टिगेट किए थे और उन पर इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारा ये स्टैंड रहा है कि क्योंकि ऑनलाइन गेम्स गैम्बलिंग की तरह खेले जाते हैं, इसलिए इन पर एक तो पूरे वैल्यू पर जो भी ग्रॉस कलेक्शन होता है ऑनलाइन गेमिंग से, उस पर टैक्स लगना चाहिए और अभी जो करों का ढांचा है उसके अनुसार 28% के रेट पर इस पर टैक्स लगना चाहिए। शुक्रिया सीएम से और बात करने के लिए। तो सीबीआईसी चेयरमैन इस बात को लेकर काफ़ी होपफुल है कि अगली जीएसटी काउंसिल में ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा सुलझेगा और सभी राज्य जो हैं मिलजुल कर ये जो काफ़ी लंबे से कॉम्प्लेक्स इशू चल रहा है इसका समाधान निकाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़े खबरों में। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले आज विपक्षी सांसदों ने अदानी ग्रुप के मामले को लेकर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दल संसद के अंदर इस मामले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। साथ ही इस मामले की जांच जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग भी रखी जा रही है। अदानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मामले पर आज राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो लंबे वक्त से अदानी ग्रुप का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। वो अदानी ग्रुप के मामले पर संसद में चर्चा चाहते हैं। सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग वो सब चिंतित है और सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। वो व्यक्ति कहते हैं, व्यक्ति विशेष अडानी जी, कि हम पर हमला नहीं, राष्ट्र पे हमला है। साहब, कब से आप राष्ट्र हो गए? ये राष्ट्र यहाँ बापू है ना, ये विरासत है हमारी। और एक किसी क्रोनी पूंजीपति के चरणों में पूरे देश की साख रख दी जाए, उसी का ये विरोध है कि सरकार जेपीसी मॉनिटर प्रोब करवाए, फटाफट करवाए, ताकि संदेश जाए पूरे दुनिया को और देश को। इधर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो संसद में चर्चा से भाग रहा है। आपको जो मुद्दा उठाना, अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला, जो उठाना हो आप उठाइए ना। आप प्रेसिडेंशियल एड्रेस में तो डिबेट में भाग लेकर अपनी बात बोल सकते हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हाउस को उन्होंने एडजर्न करा दिया। तो अपनी बात कहने से ये लोग वंचित हो रहे हैं और हाउस को अनावश्यक जो है और डिस्टर्ब कर रहे हैं।
इधर अदानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। आज इस मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसबीआई और एलआईसी के दफ्तरों के सामने ये विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली, महाराष्ट्र, हैदराबाद, चेन्नई और जम्मू कश्मीर समेत देश भर के अन्य हिस्सों में भी ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। और अब बात करेंगे बाजार की। एमपीसी की बैठक के पहले दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी आज करीब 0.5% की गिरावट पर बंद हुए। जहां सेंसेक्स 335 पॉइंट गिरकर 60,506 पर गया तो निफ्टी 89 पॉइंट गिरकर 17,765 पर जाके टिका। आज सबसे ज्यादा बिकवाली मेटल, एनर्जी और आईटी शेयरों में देखने को मिली। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आज बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहे। चलिए बाजार का पूरा हाल समझते हैं। हमारे साथ हैं सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, एक मिक्स था कि एक तरफ हमने देखा स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में तो तेजी रही या हरा निशान देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल बाजार गिर के बंद हुए। देखिए आज फ्रंट लाइन इंडेक्स तो आपको कमजोरी दिखाई पड़ेगा, लेकिन आज अगर ब्रॉडर मार्केट्स के ऊपर नजर डालेंगे तो बेहतर साइड पे वो आंकड़े थे। तो मिड कैप तेजी में था, स्मॉल कैप तेजी में था, जिसके दम पे मार्केट्स में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन अगर इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज की बात की जाए तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में अदानी पोर्ट 9.5% की बढ़िया तेजी शॉर्ट कवरिंग के दम पे यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ी। इंडसइंड बैंक 2.5% का उछाल, बीपीसीएल 2% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल करीब 1.5% की तेजी यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में आज डीवी स्लैब प्रेशर में लगातार प्रिवेल कर रहा है, 3.5% नीचे। जेएसडब्ल्यू स्टील 3% नीचे, इंडाल्को 2.5% नीचे और टाटा स्टील करीब 2.5% बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में आज लीड कर रहा था वोडाफोन आइडिया, पॉजिटिव खबर, उसके बाद 20% का उछाल। जाइडस लाइफ 8.5% ऊपर, एमएनएम फाइनेंशियल 7.5% ऊपर और सोना बीएलडब्ल्यू 6% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स की अगर बात की जाए तो अदानी विल्मर लगातार लोअर सर्किट में, जीएसपीएल 4.5% नीचे, राजेश एक्सपोर्ट 3.5% नीचे और रिलैक्सो नंबर्स के बाद 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज जो शॉर्ट कवरिंग थी वो कुछ सिलेक्टिव एफएनओ के शेयर जो अदानी ग्रुप के थे वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन लास्ट आवर में थोड़ी बहुत खरीदारी कैश मार्केट शेयरों में भी देखने को मिली। इधर दिल्ली में एमसीडी के चुनाव को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन एमसीडी को मेयर अभी तक नहीं मिल पाया है। दिल्ली में हंगामे के बीच मेयर का चुनाव आज एक बार फिर टल गया। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई फिर से स्थगित कर दी गई। एमसीडी की बैठक शुरू होने पर प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा ने ऐलान किया कि एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में मनोनीत पार्षद भी वोट करेंगे। इस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की। वहीं बीजेपी की तरफ से नारे लगाए गए। इससे पहले आप पार्षदों ने एमसीडी के पीठासीन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव से बाहर रखा जाए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, जबकि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पार्षदों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। देखिए, दिल्ली को एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री मिला है जिसका नाम लगातार लिकर स्कैम में आ रहा है और वो उसी पैसे का इस्तेमाल करके गोवा में चुनाव लड़वाने की कोशिश कर रहा था और आज मेयरल चुनाव भी लड़वाने की कोशिश उन्होंने की। 9 भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स को अप्रोच किया गया और कहा गया कि उन्हें कभी पद का लालच, कभी पोजीशन का लालच और कभी पैसों का लालच देने का प्रयास किया गया। एमसीडी से छोटी देश की बहुत सारी विधानसभाएं हैं। अगर ये चीज होती रही तो कल को विधानसभा में बीजेपी हारेगी, मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। लोकसभा में बीजेपी हारेगी, प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी। तो क्या दादागिरी से आप, गुंडागर्दी से देश को चलाएंगे? इस प्रकार से आप कहीं भी हार जाएंगे, फिर आप नेता ही नहीं चुनने देंगे। तो चलिए यहां पर खबरों में लेते हैं एक छोटा सा विराम और उसके बाद कुछ और खबरें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भगवान ने कोई जाति और वर्ण नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि देश में सभी लोग एक हैं और इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है। भागवत ने कहा कि हमारी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई अलग कैसे हो गया। भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों ने श्रेणियां बनाई और ये गलत था। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे।
जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत. गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के दौरे पर। इस दौरान अमित शाह ने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और वाम दलों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान शाह ने कहा कि दोनों पार्टियों ने यहां 50 साल तक शासन किया, लेकिन राज्य का विकास नहीं हुआ, जबकि हमने 4 लाख परिवारों को घर में पीने का पानी दिया। आप लोग सबसे पहले मुझे बताइए, आजादी से अब तक 50 साल हुए त्रिपुरा को, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने 50 साल तक शासन किया, कभी हमारे ट्राइबल भाइयों का इस त्रिपुरा का कल्याण हुआ है क्या? बताइए। 50 साल तक विकास हुआ था क्या? अनेक उग्रवादी संगठनों से समझौता कर विनाश की जगह विकास दिया है। आज सुबह तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल में आए भारी भूकंप ने तबाही मचाकर रख दी है। अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें। लगातार 3 बार आए भारी तीव्रता के भूकंप का सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की और सीरिया में देखा गया। लेबनान और इजराइल में ज्यादा नुकसान की खबरें नहीं है। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 18 आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। अगले कुछ दिनों तक आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा सकते हैं। पिछले 100 सालों में आने वाला ये सबसे खतरनाक भूकंप है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके संवेदनाएं जताई हैं और कहा है कि भारत इस संकट की घड़ी में उनके साथ है। संगीत जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड में एक बार फिर भारत का डंका बजा है। भारत के रिकी केस को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिकी को यह अवार्ड उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया है। रिकी केस के एल्बम को सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। वहीं 65वें ग्रैमी अवार्ड में अमेरिकी पॉप स्टार बियॉन्स ने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते और इसके साथ बियॉन्स अब तक की सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली स्टार बन गई हैं। उनके नाम अब तक 32 ग्रैमी अवार्ड आ चुके हैं। बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल में से एक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 7 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में सिद्धार्थ और कियारा 7 फेरे लेंगे। शादी के फंक्शन 5 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। इस हाई प्रोफाइल शादी में दोनों एक्टर्स के सिर्फ करीबी लोग ही शामिल हो रहे हैं। गेस्ट लिस्ट में शाहिद कपूर, करण जौहर, जूही चावला, मनीष मल्होत्रा शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिड और कियारा ने विक्की कैटरीना की तरह नो फोन पॉलिसी को ही अपनाया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।